हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, हम अपनी जो 12th वाली सीरीज चला रहे हैं बेटा, इसमें बायोटेक का सेकंड चैप्टर हम लेकर आ चुके हैं बेटा। पहला वाला जो इसके पहले लेक्चर था बेटा, उसमें हमने केवल इंट्रोडक्शन की बात करी थी। हम आपको आज आगे बढ़ाने वाले हैं इस चैप्टर को, बायोटेक्नोलॉजी इन इट्स एप्लीकेशन। हमने कहा था बेटा, जो दो मेन सेक्टर हैं जहां पे हमें बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन देखना है, एक एग्रीकल्चर, दूसरा मेडिसिन। एग्रीकल्चर की हमने बात करी थी बेटा। एग्रीकल्चर के हम अंदर हमने कहा था कि तीन तरीके हैं जिससे हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, है ना। एग्रीकल्चर के तीन तरीके हैं। पहला हमने एग्रो फार्मिंग बेस्ड एग्रीकल्चर की बात करी थी, एग्रो फार्मिंग बेस्ड एग्रीकल्चर। दूसरी बातचीत जो हमने करी थी बेटा, वो हमने कहा था एग्रो फार्मिंग के बाद में हमने कहा था कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तीसरी बात हमने जो कही थी बेटा, वो हमने कहा था जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके, जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके बेटा हम जीएम प्लांट, जीएमपी, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का फॉर्मेशन कर रहे थे और इसके थ्रू हम एग्रीकल्चर पे जा रहे थे। ठीक है, हम ये एग्रो फार्मिंग बेस्ड एग्रीकल्चर वाला बेटा हम समझ रहे थे। हमने कहा था जो एग्रो फार्मिंग बेस्ड एग्रीकल्चर है, ये मेनली किन चीजों के ऊपर बेस्ड है बबुआ, बताओ जरा। ये बेस्ड होता है कि जो, जैसे मान लो जो अपने गांव में खेती बाड़ी होती है, वो खेती बाड़ी में दादाजी क्या करते हैं, दादाजी ये करते हैं कि वो ना मतलब फसल के अंदर वो अलग अलग तरीके के केमिकल्स लाके छिड़काव करते हैं उनका। वो फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर हो सकते हैं बेटा, केमिकल फर्टिलाइजर हो सकते हैं, या फिर आप जानते हो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड वगैरह का छिड़काव करते हैं, जिससे हमारी फसल को जो कीड़े मकोड़े हैं, घास फूस है, ये लग के बेकार ना करने दे, है ना, बेकार ना कर पाए। इसलिए हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ में मैनेजमेंट, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, मतलब ऐसा है कि बबुआ इन सब के साथ में जो बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे एग्रीगेशन, मतलब इरिगेशन का पानी, पानी कितना देना है, ये जो जो हम छिड़काव कर रहे हैं, फर्टिलाइजर का जो छिड़काव कर रहे हैं, या फिर हम जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड का छिड़काव कर रहे हैं बेटा, ये कब कब हमें करना है, कितने अमाउंट में करना है, ये डिसाइड करना है। समझे कि नहीं समझे? यस, ठीक है। तो एग्रो फार्मिंग बेस्ड एग्रीकल्चर के अंदर बेटा हम ये सारी चीजें देख रहे थे। एक बात समझें जरा, ये एग्रो फार्मिंग बेस्ड एग्रीकल्चर जो है बेटा, एग्रो फार्मिंग, एग्रो फार्मिंग जो एग्रीकल्चर है, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन की देन है। इस दौरान हमने बेटा इसके अंदर कुछ बैड इफेक्ट भी बताए, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी हुई। एग्रो फार्मिंग बेस्ड एग्रीकल्चर के दौरान हमने कहा कि बेटा क्योंकि हम लगातार अगर केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं तो पल्यूट कर रहे हैं सॉयल को, सॉयल को पल्यूट कर रहे हैं, फसलों को पल्यूट कर रहे हैं। और जो एक्वेटिक बॉडीज हैं बेटा, यहां से जब पानी रिस्क के वहां तक पहुंचेगा ड्यूरिंग, है ना, मतलब है ना, रेनी सीजन, उस दौरान अगर फ्लडिंग वगैरह मान लो किसी भी तरीके से पानी पहुंचेगा, तो वो एक्वेटिक लाइफ को भी खराब करेगा। पॉल्यूशन अलग क्रिएट कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं बेटा, इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी को भी, है ना, एक तरीके से ये नुकसान पहुंचाता है। आप जानते हो कि अगर केमिकल का छिड़काव कर रहे हो आप, है ना, अलग अलग तरीके से पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर रहे हो, तो बेटा वो स्पेसिफिक पेस्ट, स्पेसिफिक इंसेक्ट, स्पेसिफिक थोड़ी ना है। समझ रहे हो? वो स्पेसिफिक नहीं है, तो वो जितने भी कीड़ा मकोड़े सबको मार देंगे वो। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसलिए हमें बेटा इन चीजों को रोकने की जरूरत है। अगर हम लगातार इनका छिड़काव करते रहेंगे तो हम बायोडाइवर्सिटी लॉस की तरफ जाएंगे, इकोसिस्टम अपने डिस्टर्ब करेंगे। अगर डाइवर्सिटी कम होगी बेटा, इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। हम चाह रहे थे बढ़ाना, लेकिन आपने क्या किया, कम कर दिया। ये काम नहीं होना चाहिए, समझे। लेकिन इसके अलावा बेटा ये कमियां थी, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर हम आपसे कुछ अच्छाइयां भी इसकी बताना चाह रहे हैं बेटा। ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान लगभग ट्रिपल हो गई थी प्रोडक्टिविटी, ट्रिपल, ट्रिपलिंग, ट्रिपलिंग द प्रोडक्टिविटी, है ना। जो प्रोडक्टिविटी है बेटा, उसको ट्रिपल कर दिया गया, है ना। किस दौरान? ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान प्रोडक्टिविटी को ट्रिपल कर दिया गया। इसके अलावा अगर मैं कहूं तो बेटा अलग अलग तरीके से जो 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 क्रॉप के अंदर कुछ हाइब्रिड वैरायटीज का इस्तेमाल किया गया, उसका भी थोड़ा बहुत फायदा हुआ ना।
अब जैसे अगर हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म लिखा है बेटा, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लें, है ना। ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म अगर हमने लिखा है तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लें कि हालांकि बेटा ये जब हम आपको, है ना, ह्यूमन डिजीज और माइक्रोब्स वाला चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो उसकी शुरुआत में एम एस स्वामीनाथन जी का नाम दिया गया है, लेट, है ना, श्री एम एस स्वामीनाथन जी, उनका नाम दिया गया है। तो वहां पे हम डिस्कस जरूर करेंगे बेटा, लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात हो रही तो हमें बताना बड़ा जरूरी है ना। ठीक है, देखो जरा, ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हमारे कंट्री के अंदर बेटा एम एस स्वामीनाथन, एम एस एम एस स्वामीनाथन जी ने करी थी बेटा। इनकी ये जो 1925 है ना, 1925 के अंदर ये पैदा हुए थे। कुंभकोणम करके बेटा एक जगह थी, वहां पे पैदा हुए थे, तमिलनाडु में कुंभकोणम करके जगह थी, वहां पे पैदा हुए थे ये एम एस स्वामीनाथन जी। इनका पूरा नाम था मोनकोम्बू सबस्वम स्वामीनाथन। क्या नाम था? मोनकोम्बू सबस्वम स्वामीनाथन। इन्होंने नॉर्मैनी बोरलॉग के साथ मिलके, किसके साथ? नॉर्मैनी बोरलॉग, नॉर्मैन ई बोरलॉग, नॉर्मैनी बोरलॉग, नॉर्मैन अर्नेस्ट बोरलॉग के साथ मिलके बेटा इन्होंने इंडिया के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग करी, है ना। इंडिया के अंदर इन दोनों लोगों ने मिलकर बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत करी। नॉर्मैनी बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड बोला जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड। दुनिया के अंदर बेटा ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। एम एस स्वामीनाथन जी फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया के नाम से जानते हैं ना, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से एम एस स्वामीनाथन जी जाने जाते हैं 1925। और इसी साल जहां तक मुझे याद आ रहा है बेटा, सितंबर 28 सितंबर के आसपास इनकी डेथ हुई है, 2023 28 सितंबर के आसपास। एग्जैक्ट मुझे शायद नहीं है, लेकिन हाँ 28 सितंबर 2023 में बेटा, है ना, इसी साल इनकी डेथ हुई है। इन्होंने कई सारे क्रॉप कैफेटेरिया, है ना, क्रॉप शेड्यूलिंग और लैब टू लैंड एक्सपेरिमेंट वगैरह की जो बात करी जाती है बेटा ना, लैब से उसको लैंड तक पहुंचाने का काम इन्होंने किया, फसलों को। तो काफी सारी चीजों के इन्वायरमेंट के लिए बहुत सारा काम किया। तो जितना बखान किया जाए बेटा, इसे एक साइंटिस्ट का काम है ना। इन्हें अलग अलग तरीके के अवार्ड भी दिए गए थे, आप जानते हो, है ना। इन्होंने बेटा मैक्सिकन वैरायटी, वीट की मैक्सिकन वैरायटी जो थी बेटा, उसको इंट्रोड्यूस करवा के इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत करवाई थी, है ना। जो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत थी बेटा, इस शुरुआत के लिए इन्होंने वीट की मैक्सिकन वैरायटी या वीट, वीट की जो मैक्सिकन वैरायटी है, इसका इस्तेमाल किया था, है ना, हमें स्वामीनाथन जी ने ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत करवाने के लिए। अच्छा, इसके अलावा सुने, इन्हें अलग अलग जो अवार्ड दिए गए हैं बेटा, उसके बारे में जानना बड़ा जरूरी है। जैसे एम एस स्वामीनाथन जी के बारे में आपसे कहूं बेटा, तो एम एस स्वामीनाथन जी को, है ना, पद्म भूषण, पद्म भूषण इधर ऊपर लिख देते बेटा, है ना। पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा बेटा ये एम एस स्वामीनाथन जी को एक अवार्ड होता है बेटा, है ना, जिसको हम नोबेल ऑफ एशिया, एशिया के नोबेल के नाम से जानते हैं बेटा, जिसको रमन मैग्सेसे अवार्ड के नाम से जानते हैं। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ बेटा, लेकिन रमन मैग्सेसे अवार्ड आप समझो एम एस स्वामीनाथन जी को दिया गया था, जो कि एशिया का नोबेल बोला जाता है। नॉर्मैनी बोरलॉग को तो बेटा नोबेल पीस प्राइज वगैरह दे चुके हैं, नोबेल पीस प्राइज वगैरह मिल चुका है, क्योंकि दोनों लोगों ने बेटा बहुत ही इस फील्ड के अंदर बहुत ही, है ना, सराहनीय काम किया है। समझ रहे हैं आप। पूरी दुनिया के अंदर जो नई नई क्रॉप की वैरायटीज थी उस समय, हाइब्रिड वैरायटीज थी, उनका इस्तेमाल करना और किस तरीके से हम फूड की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, इस फील्ड में बहुत जबरदस्त काम किया है। ठीक है, अच्छा, अब हम अपने चैप्टर पे बेटा थोड़ा सा वापस आते हैं और हम चैप्टर के अंदर
हम ये आपसे बोले थे कि बेटा एग्रो फार्मिंग के अंदर ये कमियां हैं, लेकिन ये अच्छाइयां भी हैं। बेटा ट्रिपल हो गई थी, लगभग ट्रिपलिंग करी थी इन्होंने प्रोडक्टिविटी में, और इसकी वजह से जो हमारे यहाँ की बेटा ये जिस टाइम पे ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी 1960s के आसपास बेटा, 1960s 1965 के आसपास ये शुरुआत हुई थी। उस समय हमारा देश बेटा बहुत ही ऐसी कंडीशन से गुजर रहा था कि बहुत खाना अवेलेबल नहीं था हमारे देश में। ठीक है, अच्छा ये भी समझो, है ना, हमारा देश आज़ाद हुआ था, है ना, 1947 के अंदर जब आज़ादी मिली थी हमें, तो उस समय जो मतलब है ना, जो ब्रिटिश रूलर्स थे, उन्होंने कुछ इस तरीके से कंडीशन क्रिएट कर दी थी बेटा, कि ज़्यादातर जो ज़मीनें थी ना, बहुत मतलब है ना, कहीं-कहीं पे ज़बरदस्ती नील वगैरह की खेती जैसे करवाई जाती थी, तो ज़मीनें बंजर हो गई थी। दूसरी चीज़, टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को पता नहीं था। नई-नई वैराइटीज़ कैसे डेवलप करी जाती है, कैसे खेती-बाड़ी करी जाती है, उनको नहीं पता था। तो इसलिए बेटा जो खेती-बाड़ी हो रही थी एकदम ट्रेडिशनल तरीका था, और उस तरीके से बिल्कुल प्रोडक्टिविटी लॉस की तरफ जा रही थी। दूसरी चीज़ ये थी कि भैया ये समझो, देश आज़ाद हुआ था तो लोग खुशियाँ मना रहे थे, है ना? खुशियाँ मनाने के साथ-साथ में बेटा एक काम बहुत अच्छे से कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारे देश की जो पॉपुलेशन है ना, वो बड़ी तेज़ी के साथ इंक्रीज़ कर रही थी। आज़ादी के दौरान पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही थी बेटा, और उस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को खाना पहुँचाना, ये बहुत बड़ा टास्क था, बहुत मेजर टास्क टास्क था। उस टास्क को पूरा करने में ग्रीन रिवॉल्यूशन ने बहुत ही जोरदार भूमिका निभाई है, और उसके लिए जितना बखान किया जाए एम एस स्वामीनाथन जी का, मुनकम्बु विश्वम स्वामीनाथन जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है उस चीज़ को फुलफिल करने में, उतना ही कम है। ये और इनकी टीम ने मिल के बेटा जो योगदान दिया हमारी कंट्री के लिए, वो किसी मायने में है ना, उसको मतलब अ, है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है? तो जो अवार्ड वगैरह दिए गए, इसलिए इनको अवार्ड वगैरह भी छोटे ही हैं यार इनके योगदान के सामने, समझ रहे हो? अच्छा, हम बहुत ज़्यादा भावुक नहीं होते, हम चैप्टर की तरफ वापस आते हैं बेटा। इस चैप्टर में इसके बाद में हमने आपसे कहा था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बेटा इसलिए पूरी तरीके से नहीं करी जा सकती, क्योंकि तुरंत अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर आ गए तो बेटा हमारी प्रोडक्टिविटी डिप होगी, और डिप होने के साथ में जैसे मान लो कोई किसान बेटा, मान लो 2 बीघे के अंदर खेती, 5 बीघे के अंदर सपोज़ करो 5 बीघे में खेती कर रहा है। अब उस 5 बीघे में मान लो उसने एक फसल लगाई, उस फसल की जो बेटा है ना, पर बीघा जो वो पैदावार हुई, मान लो 2 क्विंटल की पैदावार हुई, तो टोटल 10 बीघे में मतलब टोटल 5 बीघे में 10 क्विंटल की पैदावार हुई। अभी अगर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लग जाए, उसकी प्रोडक्टिविटी डिप होगी, 5 बीघे में हो सकता है 5 ही क्विंटल आए, तो बेटा वो अपना जो नुकसान सहेगा, वो जो प्रोडक्टिविटी का, वो रेट तो बढ़ाएगा ना फिर। अगर रेट बढ़ाएगा बेटा, तो वो किसकी जेब पे खर्चा जाएगा? हम आम आदमी की जेब पे खर्चा जाएगा। तो जो अमीर लोग हैं, वो तो खरीद लेंगे, गरीब लोग बेटा भूखे मरेंगे फिर। मतलब रिसेशन जैसी, इन्फ्लेशन जैसी कंडीशन है ना, डेवलप होगी। उसकी वजह से होगा क्या, महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो बेटा फिर वो जो हमने बताया था ना श्रीलंका के अंदर क्या हुआ था, न्यूज़ वगैरह अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप जानते होंगे। तो वो सिचुएशन ना क्रिएट होने पाए बेटा, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरी तरीके से शिफ्टिंग नहीं करी जा सकती। धीरे-धीरे करके आप कर सकते हो, लेकिन तुरंत नहीं कर सकते। तो आपके पास ऑप्शन एक जो बचता है बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जीएमपी, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट आप फॉर्म करो और इससे खेती बाड़ी करना शुरू करो। इसके फायदे बहुत ढेर सारे हैं। एक तो जैसी फसल चाहो बेटा, उस फसल के अंदर जैसा कंटेंट चाहो आप ले सकते हो, अलग से जीन इंट्रोड्यूस करके। पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप प्लांट फॉर्म करना है बेटा, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट फॉर्म करना है, आप आसानी के साथ बना सकते हो। इस तरीके से जो प्लांट बनाया गया होगा बेटा, वो एबायोटिक स्ट्रेसेस के लिए बहुत ही रेजिस्टेंट शो करेगा। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो बेटा है ना, ड्रॉट वगैरह से, सूखे से और टेम्परेचर से, सैलिनिटी से, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस वगैरह से बचाता है। अलग अलग तरीके से बड़ा फायदा है इसका। ये मैं पॉइंट्स वाइज बातें करूंगा। लेकिन उसके अलावा बेटा जो एक टॉपिक इस, जैसे पुरानी एनसीईआरटी जिन बच्चों के पास होगी बेटा, उनके बायोटेक के सेकंड चैप्टर के अंदर टिश्यू कल्चर वाला टॉपिक नहीं होगा। लेकिन जो नई वाली एनसीईआरटी बेटा बिना हेडिंग के, इस ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में टिश्यू कल्चर का टॉपिक समझा दिया गया है, जो कि जो पुरानी वाली जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी होगी बेटा, उसमें स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का जो आखिरी टॉपिक है, वो टिश्यू कल्चर के नाम से दिया गया है। वो चैप्टर तो रिमूव कर दिया गया एनसीईआरटी सेकंड से बेटा, लेकिन आप ये समझो, सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया, लेकिन आप ये समझो कि जो बायोटेक का सेकंड चैप्टर है, उसमें टिश्यू कल्चर का पूरा कॉन्सेप्ट दिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा हम टिश्यू कल्चर को कवर करने वाले हैं, है ना। बहुत ही प्यारा लेक्चर होने वाला है, टिश्यू कल्चर के बारे में बात करेंगे, और ये जीएम प्लांट्स के फायदे क्या क्या हो सकते हैं, अगर टाइम मिला तो इनके बारे में बातचीत करी जाएगी। तब तक के लिए बेटा
चैनल को फॉलो करते रहें, जो पुराने वीडियोस हैं उनको रेगुलर वॉच करते रहें, अपना रिवीजन करते रहें। बाकी कुछ और अलग तरीके के वीडियोस चाहिए वो हम आपको दे देंगे, और जल्द ही बेटा जो एडिशनल टॉपिक हैं जो इस बार सिलेबस में ऐड किए गए हैं, मैं उनके उनके ऊपर वीडियोस फॉर्म करने वाला हूं। तो आप चैनल से बने रहें और पढ़ाई करते रहें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।